हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग सब? हम लोग फंडामेंटल राइट्स चैप्टर पढ़ रहे हैं और अभी तक हम लोगों ने इसके 4 लेक्चर कंप्लीट कर लिए हैं। आज जो है वो हम लोगों का लेक्चर नंबर 5 है। तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने राइट टू इक्वलिटी कंप्लीट कर लिया था। उसमें कौन कौन से आर्टिकल आते हैं? आर्टिकल नंबर 14, 15, 16, 17, 18। ये जो 5 आर्टिकल हैं ये राइट टू इक्वलिटी में आते हैं। आज जो है वो हम लोग आर्टिकल 19 पढ़ेंगे। तो आर्टिकल जो 19 है वो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन की बात करता है और इसके अंदर 6 जो है वो इसके पार्ट्स हैं इस आर्टिकल के। तो ये जो आर्टिकल है ये राइट टू फ्रीडम में आता है। आर्टिकल नंबर 19 राइट टू फ्रीडम में भी 4 आर्टिकल्स आते हैं। आर्टिकल नंबर 19, 20, 21 एंड 22। जैसे राइट टू इक्वालिटी में 5 आर्टिकल्स थे, 14, 15, 16, 17, 18। ऐसे ही राइट टू फ्रीडम में 4 आर्टिकल्स हैं। आर्टिकल 19, 20, 21 एंड 22। राइट टू फ्रीडम, इसमें कौन कौन से आर्टिकल्स? आर्टिकल नंबर 19, 20, 21 एंड 22। तो हम लोग जो है वो आर्टिकल 19 आज पढ़ेंगे। आर्टिकल 19 ये क्या कहता है? फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। तो जो राइट टू हम लोगों का राइट टू फ्रीडम है, इसमें जो आर्टिकल 19 है, इस आर्टिकल 19 में इसके ये 6 इसके 6 पार्ट्स हैं। तो पहला है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। दूसरा है राइट टू असेंबल पीसफुली एंड विदाउट आर्म्स। राइट टू असेंबल पीसफुली एंड विदाउट आर्म्स। ये इसका सेकंड पार्ट हो गया आर्टिकल 19 आर्टिकल का। तीसरा है राइट टू फॉर्म एसोसिएशंस। राइट टू फॉर्म एसोसिएशंस, यूनियंस एंड कोऑपरेटिव सोसाइटीज एंड कोऑपरेटिव सोसाइटीज। फोर्थ जो है वो है राइट टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया। थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया। फिफ्थ पार्ट इस आर्टिकल का है राइट टू reside and settle in any part of India. सिक्स जो है वो है राइट टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन, कैरी ऑन एनी ऑक्यूपेशन, एनी
ऑक्यूपेशन, ट्रेड, बिजनेस। तो आर्टिकल 19 में ये 6 पार्ट्स हैं। तो पहला पार्ट है राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, राइट टू असेंबल पीसेबली एंड विदाउट आर्म्स। थर्ड पार्ट है राइट टू फॉर्म एसोसिएशन, यूनियन एंड कोऑपरेटिव सोसाइटीज। फोर्थ है राइट टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया। फिफ्थ है राइट टू रिसाइड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ इंडिया। सिक्स्थ है राइट टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन, कैरी ऑन एनी ऑक्यूपेशन, ट्रेड एंड बिजनेस। 1978 तक इसमें एक 7th पार्ट भी हुआ करता था, राइट टू एक्वायर, राइट टू एक्वायर, होल्ड, डिस्पोज ऑफ प्रॉपर्टी। बट जो ये वाला पार्ट है, ये 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978, इस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू हम लोगों ने ये वाला जो पार्ट है ये रिमूव कर दिया, रिमूव्ड। ये वाला जो पार्ट है ये रिमूव कर दिया 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978 के थ्रू। तो अभी इसलिए करेंटली हम लोगों के इसके आर्टिकल 19 में 6 पार्ट्स हैं। जो 7th हुआ करता था 1978 तक, राइट टू एक्वायर, होल्ड, डिस्पोज ऑफ प्रॉपर्टी, वो हम लोगों ने 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978 के थ्रू रिमूव कर दिया। तो चलिए शुरू करते हैं पहला फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन से। फर्स्ट पार्ट आर्टिकल 19, फर्स्ट पार्ट है राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन जो है, ये जो है ये कहता है कि एवरी सिटीजन हैज द राइट टू एक्सप्रेस हिज व्यूज, ओपिनियन, बिलीफ, कॉन्विक्शन फ्रीली बाय वर्ड्स ऑफ माउथ, राइटिंग, प्रिंटिंग, पिक्चरिंग। तो हर किसी को अपने व्यूज, अपना ओपिनियन, अपने बिलीव्स, कॉन्विक्शन एक्सप्रेस करने का पूरा अधिकार है। और वो जो अपने व्यूज हैं, ओपिनियंस हैं, बिलीव्स हैं, कॉन्विक्शन है, वो किस चीज़ के थ्रू एक्सप्रेस कर सकता है? चाहे तो वो पिक्चर के थ्रू एक्सप्रेस कर सकता है, चाहे बोल के एक्सप्रेस कर सकता है माउथ के थ्रू, चाहे तो किसी चीज़ में प्रिंट करके, चाहे तो कुछ लिख के, राइटिंग। तो कोई भी पर्सन है वो फ्री है कुछ भी बोलने के लिए। वो अपने व्यूज, ओपिनियंस, बिलीफ, कॉन्विक्शन एक्सप्रेस कर सकता है, या तो लिख के एक्सप्रेस कर सकता है, या पिक्चर के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकता है, या कुछ बोल के एक्सप्रेस कर सकता है, या फिर कुछ प्रिंट करके भी एक्सप्रेस कर सकता है। इवन वो जो वो अपने आप को नॉन वर्बल फॉर्म में भी एक्सप्रेस कर सकता है, नॉन वर्बल फॉर्म। तो कोई पर्सन अपने आप को नॉन वर्बल फॉर्म में भी एक्सप्रेस कर सकता है। नॉन वर्बल फॉर्म का मतलब ये हुआ कि बॉडी लैंग्वेज के थ्रू, बॉडी बॉडी लैंग्वेज, या फिर जेस्चर्स, इशारे करके, इन सबको नॉन वर्बल फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन बोलते हैं। तो बॉडी लैंग्वेज हो गई, जेस्चर्स हो गए, इशारे हो गए, तो वो इस वे में भी अपने आप को एक्सप्रेस कर सकता है। और राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन में सुप्रीम कोर्ट ने अपने वेरियस जजमेंट दिए हैं। तो उसने कहा, उन जजमेंट्स में उसने जो है वो ये कहा है कि राइट टू प्रोपोगेट वंस व्यूज एज वेल एज द व्यूज ऑफ
अदर्स। फ्रीडम ऑफ प्रेस की बात भी की है सुप्रीम कोर्ट ने। फिर ये भी कहा है कि राइट अगेंस्ट फोन टैपिंग, आप किसी का भी कोई फ़ोन गवर्नमेंट जो है वो किसी इंसान का भी रैंडमली फ़ोन टैप नहीं कर सकती है। उसके लिए एक प्रॉपर प्रोसीजर होता है, वो प्रोसीजर फॉलो करके ही प्रॉपर लॉफुल वे में ही किसी का फ़ोन टैप किया जा सकता है। रैंडमली किसी का गवर्नमेंट फ़ोन टैप नहीं कर सकती है। राइट टू नो अबाउट गवर्नमेंट एक्टिविटीज़, तो गवर्नमेंट एक्टिविटीज़ को जानने के लिए जैसे हम लोगों ने राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट पार्लियामेंट लाई है, तो उससे गवर्नमेंट के अंदर क्या चल रहा है, गवर्नमेंट किस वे में काम कर रही है, तो वो इसमें आता है। राइट टू डेमोस्ट्रेशन बट नॉट राइट टू स्ट्राइक, ये भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन में कि आपको डेमोस्ट्रेशन का तो पूरा हक है, डेमोस्ट्रेशन करने का, प्रोसेशन निकालने का, बट हड़ताल करने का हक नहीं है, नॉट राइट टू स्ट्राइक। देन सुप्रीम कोर्ट ने अपनी एक जजमेंट में फ्रीडम ऑफ साइलेंस की भी बात की है। देन सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा है कि राइट अगेंस्ट इम्पोजिशन ऑफ फ्री सेंसरशिप ऑन न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर पे आप कोई सेंसरशिप नहीं लगा सकते। राइट टू टेलीकास्ट, तो हर इंसान को, कोई भी पर्सन है तो वो कुछ टेलीकास्ट भी कर सकता है, उसमें कोई गवर्नमेंट की मोनोपोली नहीं होगी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में। जैसे देखिए कितने ज़्यादा न्यूज़ चैनल्स इस टाइम ओपन हो गए हैं, तो ऐसा नहीं है कि जो गवर्नमेंट का न्यूज़ चैनल है संसद टीवी या फिर दूरदर्शन बस या फिर ऑल इंडिया रेडियो वही चल सकती है। प्राइवेट सेक्टर भी आके इसमें अपने चैनल्स ओपन कर सकती है या अपना अपना रेडियो एफएम भी शुरू कर सकती है, तो इसमें कोई गवर्नमेंट की मोनोपोली नहीं है। राइट अगेंस्ट बंद कॉल्ड बाय पॉलिटिकल पार्टीज और ऑर्गेनाइजेशंस, ये जो पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो रैंडमली भारत बंद या इस टाइप से जो अपील करती हैं, तो उस अपील के अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि राइट अगेंस्ट बंद कॉल्ड बाय पॉलिटिकल पार्टीज ऑर्गेनाइजेशंस। इसमें जो है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन में कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस भी है। द स्टेट कैन इम्पोज रीजनेबल restrictions on the exercise of freedom of speech and expression on the grounds of sovereignty and integrity of India, security of the state, friendly relations with foreign state, public order, law and order, decency, morality, contempt of court, defamation, incitement to an offense। तो चलिए कुछ पहले सुप्रीम कोर्ट ने जो अपने जजमेंट दिए उनके बारे में भी थोड़ा सा नोट कर लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम कोर्ट held that Supreme Court judgments with regard to freedom of speech and expression। सुप्रीम कोर्ट ने जैसे कौन कौन से जजमेंट में फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के रिगार्डिंग जो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट है, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है, फ्रीडम ऑफ प्रेस की बात की है। फ्रीडम ऑफ प्रेस हो गया कि जो पत्रकारिता है, प्रेस है, उसे पूरी स्वतंत्रता है कि जो प्रेस है वो अपना काम इम्पार्शियल वे में, इंडिपेंडेंट वे में करे, तो फ्रीडम ऑफ प्रेस की बात सुप्रीम कोर्ट ने की है। देन राइट अगेंस्ट फोन टैपिंग, किसी का भी गवर्नमेंट रैंडमली कोई फ़ोन टैप नहीं कर सकती, उसके लिए लीगली एक प्रोसीजर होता है, वो प्रोसीजर फॉलो करके ही किसी का फ़ोन टैप किया जा सकता है। ये नहीं कि गवर्नमेंट अपनी इस पावर का मिसयूज़ करके रैंडमली किसी का भी फ़ोन टैप कर सके, तो राइट अगेंस्ट फ़ोन टैपिंग। देन सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा है कि राइट टू नो
अबाउट गवर्नमेंट एक्टिविटीज। जो पब्लिक है उसे ये अधिकार है कि गवर्नमेंट एक्टिविटीज को वो जाने गवर्नमेंट क्या कर रही है, तो इसीलिए जो राइट टू इंफॉर्मेशन आरटीआई एक्ट भी आया है, 2005 में ये एक्ट आया था। ऐसे ही राइट टू टेलीकास्ट, राइट टू टेलीकास्ट, इसमें गवर्नमेंट की मोनोपोली नहीं रहेगी कि सिर्फ वही रेडियो या मीडिया पे अपने प्रोग्राम टेलीकास्ट करे। कोई भी प्राइवेट पर्सन वो भी न्यूज़ चैनल चला सकता है, रेडियो पे अपने प्रोग्राम चला सकता है, अपना एफएम शुरू कर सकता है, रेडियो शुरू कर सकता है, तो राइट टू टेलीकास्ट। नो मोनोपोली, गवर्नमेंट का एकाधिकार नहीं रहेगा। नो मोनोपोली ऑफ द गवर्नमेंट। देन सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा है राइट टू डेमोस्ट्रेशन, डेमोस्ट्रेशन, राइट टू डेमोस्ट्रेशन, टेक आउट, प्रोसेशन। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर आप गवर्नमेंट से किसी भी वे में अगर आप नाराज हैं और प्रोटेस्ट करना चाहते हैं गवर्नमेंट के डिसीजन के रिगार्डिंग, या अपने राइट्स के लिए भी अगर आप प्रोटेस्ट करते हैं, तो वो डेमोस्ट्रेशन या फिर प्रोसेशन निकालते हैं, तो वो आप कर सकते हैं, लेकिन स्ट्राइक नहीं कर सकते। बट नॉट राइट टू स्ट्राइक। तो ये जो है, ये सुप्रीम कोर्ट ने फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के रिगार्डिंग जो वेरियस जजमेंट्स दिए हैं, उसमें इन चीज़ों के बारे में उसने स्ट्रेस दिया है, कहा है कि फ्रीडम, प्रेस की स्वतंत्रता होनी चाहिए, इंडिपेंडेंट इम्पार्शियल प्रेस होनी चाहिए, न्यूज़पेपर है, पत्रकारिता है, इसके बारे में बोला है। देन राइट अगेंस्ट फोन टैपिंग, कि गवर्नमेंट किसी का भी रैंडमली फ़ोन टैप नहीं कर सकती, उसके लिए जो भी एक लॉफुल प्रोसीजर्स हैं उन्हें फॉलो करके ही किसी का फ़ोन टैप किया जा सकता है। राइट टू नो अबाउट गवर्नमेंट एक्टिविटीज़, गवर्नमेंट क्या काम कर रही है वो सिटीजन्स को, पब्लिक को जानने का पूरा अधिकार है, इसके लिए राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005 में पारित किया गया था। देन राइट टू टेलीकास्ट, गवर्नमेंट हैज़ नो मोनोपोली ऑन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया लाइक न्यूज़ चैनल्स हो गए, रेडियो हो गया, तो ये इस बात को बताता है। राइट टू डेमोस्ट्रेशन एंड टेक आउट प्रोसेशन, पब्लिक को डेमोस्ट्रेशन करने का, प्रोसेशन निकालने का पूरा अधिकार है, बट नॉट राइट टू स्ट्राइक, लेकिन हड़ताल नहीं कर सकते। दिस इज नॉट लॉफुल, दिस इज नॉट लीगल with regard to freedom of speech and expression, not right to strike। तो आप राइट टू स्ट्राइक हड़ताल नहीं कर सकते। बाकी अगर आप को कोई भी असंतुष्टि है, अगर आप को गवर्नमेंट के रिगार्डिंग या किसी भी वे में अगर आपको कुछ प्रोटेस्ट करनी है, तो आप डेमोस्ट्रेशन के थ्रू कर सकते हैं, प्रोसेशन निकाल सकते हैं, बट स्ट्राइक नहीं कर सकते। तो ये है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन में जो सुप्रीम कोर्ट ने अपने वेरियस जजमेंट्स दिए हैं। देन सुप्रीम कोर्ट देन इसमें ये भी है, गवर्नमेंट कैन इम्पोज, गवर्नमेंट कैन इम्पोज रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस। गवर्नमेंट जो है वो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगा सकती है, क्योंकि ये भी जो आपका राइट है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, ये एब्सोल्यूट नहीं है, नॉट एब्सोल्यूट राइट, नॉट एब्सोल्यूट राइट, बट क्वालिफाइड, मतलब लिमिटेशंस हैं इसकी। गवर्नमेंट कैन इम्पोज रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस
with regard to the government can impose reasonable restriction with regard to sovereignty and integrity of India, security of इंडिया। ये सब रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस हैं। फ्रेंडली रिलेशंस विद अदर फॉरेन कंट्रीज, with other foreign countries, then law and order, to maintain public order, law and order, then decency, morality, contempt of court, and defamation, incitement to an offense, incitement to an। तो ये जो है ये है रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस। गवर्नमेंट ये रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगा सकती है आपकी फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन में। तो किसके रिगार्डिंग लगा सकती है कि आप कोई ऐसी चीज़ ना बोलें जिससे कि इंडिया की सॉवरेंटी इंटीग्रिटी पर असर पड़े। ऐसी सिक्योरिटी ऑफ इंडिया भी डिस्टर्ब ना हो आपके कुछ बोलने से या पब्लिक को कोई भी इंसान कोई भी पर्सन कोई ऐसी बात बोलता है, ऐसे अपने आप को एक्सप्रेस करता है जिससे कंट्री की सॉवरेंटी इंटीग्रिटी यूनिटी सिक्योरिटी भी असर पड़ता है, तो उस पर गवर्नमेंट उसको लॉ के थ्रू वो जेल भी जा सकता है या फाइन भी लगा सकती है गवर्नमेंट उसको, अगर वो ये रिस्ट्रिक्शंस फॉलो नहीं करेगा। ऐसे ही जो हम कोई इंसान ऐसी बात नहीं बोल सकता कि जिससे जो हमारे फ्रेंडली रिलेशन है और कंट्रियों के साथ वो खराब हो, तो ऐसी भी कोई बात बोलने पे रिस्ट्रिक्शन है। लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई हैं कि कोई इंसान ऐसी बात नहीं बोल सकता, ऐसे भड़काऊ भाषण नहीं दे सकता कि जिससे लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन खराब हो, दंगे हो, राइट्स हो। तो इसलिए भी गवर्नमेंट उन चीज़ों पे भी रीजन रिस्ट्रिक्शंस लगाती है आपके बोलने के अधिकार पे, या आप कोई ऐसी बात ना बोलें जिससे लॉ एंड ऑर्डर डिस्टर्ब हो, वहाँ पे राइट्स हो जाए, वायलेंस हो जाए। ऐसे ही डिसेंसी मॉरलिटी, आप कोई ऐसी बातें ना बोलें जो सोसाइटी जिन्हें अप्रूव ना करती हो, जो इनडिसेंट चीज़ें हो या जो इमोरल हो। ऐसी कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट एंड डिफेमेशन, आप कोई ऐसी बात ना बोलें कि जिससे किसी आदमी को डिफेम करने के लिए, और ऐसा भी कुछ ना बोलें जिससे कोई भड़काऊ भाषण आ रहे जिससे दंगे वगैरह भड़क जाए। और कोर्ट के अगेंस्ट भी कोई ऐसी बात ना बोलें जिससे कि कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट प्रोसीडिंग्स आप पे चलाई जाए, या आप कोर्ट को फालतू में क्रिटिसाइज करें या कोर्ट के अगेंस्ट उसकी जो छवि है वो बिगाड़े। तो आप ऐसा भी नहीं कर सकते हैं कि अपनी गलत भाषा से या जो भी गलत भाषा के थ्रू आप कोर्ट की छवि को खराब करें, लोगों के सामने कोर्ट की जो इमेज है उसको खराब करें, कोर्ट के जो जजमेंट्स होते हैं उनका दुष्प्रचार करें, तो उस चीज़ पे भी मनाही है। नेक्स्ट जो है वो हम लोगों का है फ्रीडम ऑफ असेंबली।
सेकेंड, फ्रीडम ऑफ असेंबली। देखिए ये जो है ये कहता है कि एवरी सिटीजन हैज़ द राइट टू असेंबल पीसफुली एंड विदाउट आर्म्स। आपको अगर कोई भी प्रोटेस्ट करना है तो आप वो कर सकते हैं, लेकिन पीसफुल वे में। ये नहीं कि कोई आर्म्स एंड एमिनेशंस के साथ आप प्रोटेस्ट करें, और जो प्रोटेस्ट है वो पब्लिक लैंड पे होना चाहिए। पब्लिक लैंड, इसके लिए आपको पहले से वहाँ की पुलिस से अनुमति लेनी होगी, एंड उसके बाद ही आप पब्लिक लैंड पे प्रोटेस्ट कर सकते हैं। और जो प्रोटेस्ट है वो विदाउट आर्म्स होना चाहिए। एवरी सिटीजन हैज़ द राइट टू असेंबल पीसफुली एंड विदाउट आर्म्स। It includes the right to hold public meetings, demonstration, take-out, procession. Public meetings, public meetings, demonstration, demonstration, take-out, procession, take-out, procession. This freedom can be exercised only on the public land, and assembly must be peaceful and unarmed. मैंने आपको बताया ही पब्लिक लैंड पे, और पहले आपको प्रायर परमिशन लेनी होगी वहाँ की अथॉरिटीज की, तभी आप पब्लिक लैंड पे प्रोसेशन, डेमोस्ट्रेशन या फिर पब्लिक मीटिंग कर सकते हैं। दिस प्रोविजन डज नॉट प्रोटेक्ट वायलेंस, riotous assembly, disorderly riotous assembly, one that cause breach of public peace and create law and order problems। तो ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि जो भी आप की प्रोटेस्ट है वो पीसफुल होनी चाहिए, विदाउट आर्म्स। ऐसा ना हो कि आपकी प्रोटेस्ट की वजह से कोई लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन क्रिएट हो, कोई वायलेंस हो, कोई रॉयट हो, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आप पीसफुल वे में अपने आप को प्रोटेस्ट कर सकते हैं, डेमोन्स्ट्रेट कर सकते हैं, रैली निकाल सकते हैं, प्रोसेशन निकाल सकते हैं, बट पीसफुली। दिस राइट डज नॉट इंक्लूड द राइट टू स्ट्राइक। इसमें भी यही बात की गई है कि आप पब्लिक मीटिंग्स, डेमोन्स्ट्रेशन, प्रोसेशन तो कर सकते हैं, बट नॉट राइट टू स्ट्राइक। आप हड़ताल नहीं कर सकते, बट नॉट राइट टू स्ट्राइक। The state can impose reasonable restrictions on sovereignty, integrity of India and public order। इसमें जो गवर्नमेंट है रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस किस बेसिस पे लगा सकती है? रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस। तो पहला तो यही हो गया कि सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, एंड दूसरा पब्लिक ऑर्डर, कि कोई लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन खराब ना हो। लॉ एंड ऑर्डर, आप मीटिंग, प्रोसेशन, असेंबली, डेमोन्स्ट्रेशन कर सकते हैं, बट ये दो रिस्ट्रिक्शंस के अंडर। एक तो आपके जो प्रोसेशन, असेंबली, मीटिंग, डेमोन्स्ट्रेशन से इंडिया की सॉवरेंटी, इंटीग्रिटी पे असर नहीं पड़ना चाहिए, एंड दूसरा लॉ एंड ऑर्डर नहीं उस जगह का बिगड़ना चाहिए, कोई रॉयट या फिर दंगे फसाद नहीं होने चाहिए। तो ये गवर्नमेंट रिस्ट्रिक्शंस लगाएंगे। नेक्स्ट जो है वो है हम लोगों का फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन। फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन, यूनियंस, कोऑपरेटिव सोसाइटीज, कोऑपरेटिव सोसाइटीज। आपको राइट है कि आप अपनी यूनियन बना सकते हैं, एसोसिएशन बना सकते हैं,
जैसे आपने देखा होगा कि रेसिडेंशियल वेलफेयर एसोसिएशंस होती हैं, ऐसे ही आपने देखा होगा ट्रेड यूनियंस होती हैं एंड कोऑपरेटिव सोसाइटीज। तो लोग मिलके अ, कई पर्सन एक साथ आके ये चीज़ें बना सकते हैं। ऑल सिटीजन्स हैव द राइट टू फॉर्म एसोसिएशन यूनियन कोऑपरेटिव सोसाइटीज फॉर परसुइंग लॉफुल ऑब्जेक्टिव्स एंड पर्पस। लेकिन ये जो चीज़ें आप जब आप बनाएंगे तो वो चीज़ें लॉफुल ऑब्जेक्टिव और पर्पस के लिए ही बनाएंगे। कोई भी यूनियन या फिर एसोसिएशन ये ना हो कि वो गलत काम करे, तो उस चीज़ पे प्रतिबंध है, उस चीज़ पे मनाही है, रिस्ट्रिक्शन है, आप वो नहीं कर सकते। ये जो चीज़ें हैं एसोसिएशन यूनियन कोऑपरेटिव सोसाइटीज फॉर परसुइंग और अचीविंग परसुइंग फॉर परसुइंग लॉफुल ऑब्जेक्टिव्स एंड पर्पसेस। और इसमें आप क्या क्या चीज़ें बना सकते हैं? पॉलिटिकल पार्टीज हो गई, पॉलिटिकल पॉलिटिकल पार्टीज, कंपनीज, कई लोग आपस में मिलके पॉलिटिकल पार्टीज बना सकते हैं, कंपनीज बना सकते हैं, पार्टनरशिप फर्म्स, पार्टनरशिप फर्म्स, ट्रेड यूनियंस, ट्रेड यूनियंस, सोसाइटीज, आरडब्ल्यूए, रेसिडेंशियल वेलफेयर एसोसिएशन, कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्सेट्रा। और इसमें भी जो गवर्नमेंट ने रिस्ट्रिक्शंस हैं, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज की हुई हैं, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस। इसमें किस बेसिस पे रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस गवर्नमेंट ने लगाई हैं? Reasonable restrictions can be imposed on the grounds of sovereignty and integrity of India. Sovereignty and integrity. Integrity of India. Then public order. Public order. Morality. तो गवर्नमेंट ने ये जो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस हैं वो इस बिहाफ में लगाई हुई हैं कि आप कोई भी एसोसिएशन यूनियन कोऑपरेटिव सोसाइटीज कई पर्सन एक साथ आके ये फॉर्म कर सकते हैं, बट वो इनके थ्रू कोई ऐसा काम ना करे जिससे इंडिया की सॉवरेनिटी या फिर इंटीग्रिटी पे असर पड़े, या लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन खराब हो, या फिर कोई इमोरल काम करे, जैसे कि ट्रैफिकिंग इन ह्यूमन बीइंग्स एंड वुमेन चिल्ड्रन, या कोई ड्रग्स बेचे, तो ऐसे इमोरल काम भी नहीं करने हैं। ये जो एसोसिएशंस हैं, यूनियंस हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं, अगर जो डिफरेंट पर्सन्स आके ये चीज़ें फॉर्म कर रहे हैं तो वो किसी लॉफुल ऑब्जेक्टिव एंड पर्पस उससे सॉल्व होना चाहिए, कोई गलत काम नहीं करना चाहिए। ये जो सोसाइटीज़ हैं, यूनियंस, एसोसिएशन फॉर्म करके कोई अनलॉफुल काम नहीं करना है, उन चीज़ों के लिए रिस्ट्रिक्शंस गवर्नमेंट ने लगाई हुई हैं। अगर आप ने वो काम किया, गवर्नमेंट को ने जो रिस्ट्रिक्शंस लगाए वो फॉलो नहीं करे, तो आप पे लीगल प्रोसीडिंग्स हो सकती हैं और जेल भी जाना पड़ सकता है और फाइन भी हो सकता है। देन जो है वो नेक्स्ट राइट है, वो है फ्रीडम ऑफ मूवमेंट। फ्रीडम ऑफ, ये फोर्थ है, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट। फ्रीडम ऑफ मूवमेंट ये कहता है कि फ्रीडम एंटाइटल्स एवरी सिटीजन टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया। आप इंडिया में कहीं भी आने जाने के लिए पूरी तरीके से स्वतंत्र हैं। आपका चाहे तो आप अपनी स्टेट में
किसी भी जगह जा सकते हैं या आप अपनी स्टेट से दूसरे स्टेट में भी जा सकते हैं। तो इंटर स्टेट मतलब अपनी स्टेट से दूसरे स्टेट में भी आराम से मूव कर सकते हैं, एंड इंट्रा स्टेट अपनी स्टेट के अंदर ही जहां मनो वहां आ जा सकते हैं। इंटर स्टेट एंड इंट्रा स्टेट मूवमेंट। द पर्सन कैन मूव फ्रीली फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट और फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस विद इन ए स्टेट। और ये जो है ये इसलिए किया गया है कि नेशनलिज्म की फीलिंग जो है वो हमारे अंदर आए, कि हम इंडिया एज ए वन नेशन, यहाँ पे कहीं भी किसी भी जगह जाने की कोई रोक टोक नहीं है। तो इससे जो है हम नेशनलिज्म की फीलिंग जो है ये स्ट्रांग होती है कि जो इंडिया है वो पूरी एक कंट्री है। वहाँ पे किसी भी स्टेट से दूसरे स्टेट जाने में कोई रोक टोक नहीं है, कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। तो इससे नेशनलिज्म की फीलिंग प्रमोट होती है। इसमें भी कुछ गवर्नमेंट ने रिस्ट्रिक्शंस लगाई हैं, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस। रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस जो है वो इंटरेस्ट ऑफ जनरल पब्लिक एंड देन प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ शेड्यूल ट्राइब। देखिए, आपको कंट्री में कहीं भी आने जाने की पूरी स्वतंत्रता है, लेकिन उसके लिए जो आप जनरल पब्लिक के कंसर्न में गवर्नमेंट ने ये रिस्ट्रिक्शंस लगाई हैं कि जैसे कोई अगर एड्स पेशेंट है या कोई प्रोस्टिट्यूट है तो उन पे गवर्नमेंट उनको रिस्ट्रिक्ट कर सकती है कहीं आने जाने से, क्योंकि पब्लिक हेल्थ के कंसर्न में। आपने देखा होगा जब कोविड आया था तो पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी हो गई थी कोविड के टाइम में, तो गवर्नमेंट ने फ्रीडम ऑफ मूवमेंट पे रिस्ट्रिक्शंस लगा दी थी कि पब्लिक जो जनरल पब्लिक है उसकी सेहत के साथ खिलवाड़ ना हो। तो इसलिए गवर्नमेंट इस बेसिस पे रिस्ट्रिक्शन लगा सकती है कि जनरल पब्लिक को परेशानी ना हो फ्रीडम ऑफ मूवमेंट से, किसी और के फ्रीडम ऑफ मूवमेंट से जनरल पब्लिक को परेशानी ना हो, जो बाकी पूरी जनता है जो सोसाइटी है उसको प्रॉब्लम ना आए। तो इसीलिए जो सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने वेरियस जजमेंट्स में कहा है कि जैसे जो प्रोस्टिट्यूट्स हैं या फिर जो एड्स का पेशेंट है, तो इन सबको कहीं आने जाने के लिए इन पे रिस्ट्रिक्शंस लगाई जा सकती हैं। ऐसे ही ट्राइबल एरियाज में भी आपको वहाँ पे भी जाने पे रिस्ट्रिक्शंस लगाई जा सकती हैं, क्योंकि जो ट्राइबल एरियाज होते हैं तो इन ट्राइबल एरियाज में जो ट्राइब्स होती है उन लोगों का अपना कल्चर होता है, अपना कस्टम होता है, लैंग्वेज होती है। तो उसको प्रिजर्व करने के लिए द एंट्री ऑफ आउटसाइडर इन ट्राइबल एरियाज इज रिस्ट्रिक्टेड टू प्रोटेक्ट द लैंग्वेज कल्चर कस्टम मैनर ऑफ द शेड्यूल्ड ट्राइब्स। तो इसलिए ट्राइबल एरियाज में भी आने जाने पे गवर्नमेंट जो है वो रिस्ट्रिक्शन लगा सकती है, और एक सोसाइटी के बेसिस पे जो भी आम जनता है उसके कंसर्न में भी गवर्नमेंट रिस्ट्रिक्शंस लगा सकती है। प्रोस्टिट्यूट्स हो गए या फिर एड्स है या कोई पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी आ गई जैसे कोविड, उस बेसिस पे गवर्नमेंट सोसाइटी के हिसाब से रिस्ट्रिक्शन लगा सकती है कि सोशल ऑर्डर डिस्टर्ब ना हो। और ट्राइबल एरियाज में भी रिस्ट्रिक्शन लगा सकती है कि जो शेड्यूल्ड ट्राइब है उनके जो ट्रेडिशन कस्टम्स है लैंग्वेज है और जो उनके अपने कल्चर कस्टम्स हैं वो डिस्टर्ब ना हो। तो इस बेसिस पे गवर्नमेंट रिस्ट्रिक्शन लगा सकती है। देन हम लोगों का है फ्रीडम ऑफ रेसिडेंस। फ्रीडम ऑफ मूवमेंट जो है फ्रीडम ऑफ रेसिडेंस है वो कॉम्प्लीमेंट्री है। फ्रीडम ऑफ रेसिडेंस, तो ये जो है ये कहता है राइट राइट टू फ्रीडम टू रिसाइड
or settle in any part of India. ये जो है ये आपको देता है कि आप कहीं भी या तो टेम्परेरी रह सकते हैं, रिसाइड कर सकते हैं, या किसी जगह परमानेंटली सेटल हो सकते हैं इंडिया के किसी भी पार्ट में। तो आपको इसके लिए कोई भी रोक टोक नहीं है, आपका जहाँ भी मन है आप उस स्टेट में इंडिया के किसी भी पार्ट में चाहें तो टेम्परेरी रह सकते हैं, या फिर अगर आप चाहें तो वहाँ पे परमानेंटली सेटल हो सकते हैं। तो एवरी सिटीजन हैज़ द राइट टू रिसाइड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ द इंडिया। और ये इसलिए किया गया है टू रिमूव इंटरनल बैरियर्स, टू रिमूव इंटरनल बैरियर्स, कि कोई भी स्टेट कोई बैरियर ना लगा सके किसी भी पब्लिक पे, पर्सन पे, कि वो यहाँ नहीं आ सकता, वहाँ रह नहीं सकता। हर किसी को पूरी स्वतंत्रता है, वो जहाँ चाहे वहाँ रहे, चाहे तो टेम्परेरी रहे या परमानेंटली रहे। और इसमें इस चीज़ के लिए कोई भी स्टेट कोई बैरियर नहीं लगा सकता, वो मना नहीं कर सकता किसी को अपनी स्टेट में आने से, कोई भी स्टेट गवर्नमेंट। और इससे जो है, इससे हम लोगों की नेशनल फीलिंग स्ट्रांग होती है, टू इंक्रीज नेशनल फीलिंग, नेशनलिज्म, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। इनसे हम लोगों की ये सब फीलिंग्स बढ़ती है। हमें लगता है कि हम जो इंडिया है वो एक कंट्री है, ये किसी भी ऐसे पार्ट्स में डिवाइड नहीं है। और जो स्टेट्स भी हैं वो अ, हमारी यूनिटी इन डाइवर्सिटी को और बढ़ाती हैं, ना कि उन्हें रिस्ट्रिक्ट करती हैं, क्योंकि वो कोई भी बैरियर नहीं लगाती हैं स्टेट। कोई भी पर्सन कहीं भी रह सकता है, आ जा सकता है, कहीं भी रह सकता है। और इससे हमारी नेशनलिज्म की फीलिंग बढ़ती है और हमारी यूनिटी इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया बढ़ती है। द राइट टू, इसमें भी जो रिस्ट्रिक्शंस हैं वो जैसे राइट टू मूवमेंट, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट में जो रिस्ट्रिक्शंस हैं वही सेम रिस्ट्रिक्शंस यहाँ भी हैं। जनरल पब्लिक के कंटेक्स्ट में एंड शेड्यूल ट्राइब के कंटेक्स्ट में। द राइट ऑफ आउटसाइडर टू रिसाइड सेटल इन ट्राइबल एरियाज इज restricted to protect the distinct language, culture, custom of scheduled tribe। और इस चीज़ पे भी जो सोसाइटी है उसके कंसर्न्स में भी रिस्ट्रिक्शन लगाई हुई है, कि जो भी प्रोस्टिट्यूट्स हैं या फिर जो हैबिचुअल ऑफेंडर्स हैं वो उनके रेसिडेंस पे सेटल होने पे रिस्ट्रिक्शंस है। वो ये नहीं कि कहीं भी जाके रह सके। तो प्रोस्टिट्यूट्स हो गई या फिर जो आपराधिक टाइप के लोग हैं उनके रेसिडेंस पे प्रतिबंध है। राइट टू मूवमेंट एंड राइट टू रेसिडेंस आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। ये दोनों राइट्स कॉम्प्लीमेंट्री हैं। राइट टू मूवमेंट एंड फ्रीडम ऑफ रेसिडेंस कॉम्प्लीमेंट्री, कॉम्प्लीमेंट्री, कॉम्प्लीमेंट्री राइट्स। और जो हम लोगों का लास्ट राइट है, लास्ट जो है 6 नंबर का, वो है फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन। फ्रीडम ऑफ, राइट टू फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन टू कैरी आउट एनी ऑक्यूपेशन, ट्रेड, बिजनेस। ये जो है इसमें
जीवन यापन के लिए आप कोई भी प्रोफेशन चूज कर सकते हैं। लाइवलीहुड के लिए कोई भी ऑक्यूपेशन, कोई भी ट्रेड बिजनेस कर सकते हैं। फॉर द लाइवलीहुड, फॉर द लाइवलीहुड ऑफ the person can do any profession to carry out any occupation, business, trade. All citizens are given the right to practice any profession, to carry out any occupation, trade, business. This right is very wide, as all the means of earning one's livelihood. जीवन यापन के लिए आप कोई भी काम कर सकते हैं, लेकिन इसमें भी गवर्नमेंट ने कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाई हुई हैं। रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस। ठीक है, आप अपनी लाइवलीहुड, आप अपनी जीवन यापन के लिए आपको पूरी स्वतंत्रता देता है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कि आप कोई भी प्रोफेशन या कोई भी बिजनेस या कोई भी ट्रेड या कोई भी ऑक्यूपेशन कर सकते हैं, लेकिन ये चीज़ें ऐसी ना हो जिनसे आप कोई गलत काम करें। द स्टेट कैन प्रिस्क्राइब, द राइट डज नॉट इंक्लूड द राइट टू कैरी ऑन ए प्रोफेशन, बिजनेस, ट्रेड, ऑक्यूपेशन दैट इज इमोरल, या तो वो गलत हो, इमोरल, जैसे ट्रैफिकिंग इन ह्यूमन बींग्स, ट्रैफिकिंग इन ह्यूमन बींग्स। आप ऐसा कोई काम नहीं कर सकते कि खरीदना, बेचना या ट्रैफिक करना गर्ल्स को, चिल्ड्रन को, ह्यूमन बींग्स को। तो इसमें आपको लॉफुल वे में पनिशमेंट मिल सकती है। और ऐसे ही आप कोई ड्रग्स नहीं बेच सकते, ड्रग्स इनका आप ट्रेड नहीं कर सकते। तो ये सब जो है ये रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई हैं। दिस राइट डज नॉट इंक्लूड द राइट टू कैरी ऑन इमोरल ट्रेड लाइक ट्रैफिकिंग इन वुमेन्स, चिल्ड्रन या फिर डेंजरस हार्मफुल ड्रग्स, एक्सप्लोसिव्स। इस टाइप का आप काम नहीं कर सकते। और भी जो चीज़ें हैं वो गवर्नमेंट ने कुछ कुछ प्रोफेशन ऐसे हैं जिसमें लाइसेंस के थ्रू गवर्नमेंट लाइसेंस देती है, तभी आप वो काम कर सकते हैं। जैसे जो ड्रग्स हैं, मेडिसिन हैं, वो हर कोई ड्रग्स मेडिसिन नहीं बना सकता, उसके लिए लाइसेंस की रिक्वायरमेंट है। ऐसे ही और भी इंडस्ट्रीज हैं, केमिकल इंडस्ट्रीज हैं, उनके लिए भी गवर्नमेंट की लाइसेंस की ज़रूरत पड़ती है। तो जब जब वो गवर्नमेंट लाइसेंस दे देती है तो वही इंसान वो काम कर सकता है, ये नहीं कि कोई भी इंसान वो काम करे। द स्टेट कैन कैरी ऑन इटसेल्फ एनी ट्रेड बिजनेस, गवर्नमेंट भी कोई भी बिजनेस कर सकती है। या तो गवर्नमेंट कोई भी बिजनेस मोनोपोली में कर सकती है या फिर सिटीजन्स के साथ कंपटीशन में। जैसे आपने देखा होगा कि गवर्नमेंट की भी इतनी कंपनीज चल रही हैं जो इलेक्ट्रिसिटी बना रही हैं या फिर मेडिसिन बना रही हैं, तो ऐसे प्राइवेट सेक्टर भी इलेक्ट्रिसिटी बना रहे हैं, मेडिसिन बना रहे हैं। तो गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर एक दूसरे से कॉम्पीट कर रहे हैं ऐसे ही। लेकिन कुछ जो सेक्टर्स होते हैं जैसे एटॉमिक एनर्जी का सेक्टर है, तो वहाँ पे गवर्नमेंट ही सिर्फ वहाँ पे वर्क कर सकती है और प्राइवेट सेक्टर नहीं कर सकता। तो वो जो है वहाँ पे गवर्नमेंट ने अपनी मोनोपोली रख रखी है। तो इसलिए इस चीज़ को आप चैलेंज नहीं कर सकते कोर्ट में। ये इसके एक्सेप्शंस हैं। और गवर्नमेंट जो है वो ये भी कर सकती है कि आप जो काम कर रहे हैं उसके लिए, जैसे कोई द स्टेट कैन प्रिस्क्राइब प्रोफेशनल टेक्निकल क्वालिफिकेशन नेसेसरी फॉर प्रैक्टिसिंग एनी प्रोफेशन, ऑक्यूपेशन, ट्रेड, बिजनेस। जो भी आप कोई प्रोफेशन करते हैं, ऑक्यूपेशन करते हैं, कोई ट्रेड करते हैं, बिजनेस करते हैं, तो गवर्नमेंट उसके लिए कुछ नेसेसरी कंडीशंस लगा सकती है कि आप पे ये डिग्री होनी चाहिए, या फिर आप पे इतना अमाउंट होना चाहिए कोई भी बिजनेस करने के लिए, या आप पे कोई टेक्निकल रिक्वायरमेंट हो, कोई फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट हो, कोई लीगल रिक्वायरमेंट हो, तो वो गवर्नमेंट कुछ कंडीशंस लगा सकती है आपके फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन में। तो ठीक है फ्रेंड्स, आज हम लोगों ने आर्टिकल 19 कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट जो है वो लेक्चर नंबर 6 में हम लोग
आर्टिकल 20, 21 एंड 22 कंप्लीट करेंगे। होपफुली आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट कर सकते हैं और मैं आप पूरी कोशिश करूँगा उन्हें जल्द से जल्द रिज़ॉल्व करने की। बाकी आप लोग ऐसे ही अपना लव कोऑपरेशन बनाए रखिएगा और आपके कोई भी फीडबैक या सजेशन हो वो भी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। तो आज का क्लास यहीं ख़त्म करते हैं। ओके, थैंक यू। ध्यान रखिए आप लोग अपना सब। थैंक यू।